नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की मैथ। हम अपना जो बैच था 2024-25 उसके अंदर तीसरे चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल कर चुके थे। आज हमें उसके सवाल नंबर 2 से पढ़ना स्टार्ट करना था। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबा देनी है, वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है तथा वीडियो के एंड तक इस वीडियो के साथ में जुड़े रहना है ताकि आपको प्रश्नावली 3.2 है वो अच्छे से समझ में आ जाए, आप उसके सारे सवाल हैं वो आसानी से कर सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नावली 3.2 का शेष भाग। अपने पास दूसरा सवाल है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। इसको हल करना है और इससे m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y = mx + 3 हो। मतलब हमें इन दोनों को तो हल करना है। अब इन दोनों को हल करेंगे तो इसके लिए हो सकता है x का मान आ जाए, y का मान आ जाए और उसी x और y के मान हमें इस समीकरण के अंदर रखने हैं। और इस समीकरण के अंदर अपने पास तीन चर मौजूद हैं, m है, x है और y है। इन दोनों को हल करेंगे तो x और y के मान आ जाएंगे। वो अगर हम यहां पर रखें तो अपने पास किसकी वैल्यू मिल जाएगी? m की। मतलब पहले हमें इन दोनों रैखिक समीकरणों को हल करना पड़ेगा और यहां से x और y के मान निकालने पड़ेंगे। तो हम यहां से लिखते हैं रैखिक समीकरण। टू एक्स प्लस 3y = 11। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 1। और दूसरा है 2x - 4y = -24। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 2। अब आप चाहे तो समीकरण 1 से एक चर का मान निकाल दें या फिर समीकरण 2 से। हम यहां से चुनते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 है अपने पास, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 है अपने पास 2x - 4y = -24। अब ये समीकरण 2 अगर हम चुनते हैं और यहां से -4y को इधर भेजेंगे तो वो किस में चला जाएगा? प्लस में। तो अपने पास कितना हो जाएगा? इधर बचेगा केवल 2x और 4y उधर गया तो प्लस का, तो प्लस का 4y और माइनस का 24। अब 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4y - 24 बटे में 2। ये अपने पास किसकी वैल्यू आई? x की। इसको हमने बोला समीकरण 3। ये समीकरण 3 का मान है वो हमने समीकरण 2 से निकाला है, मतलब वापस समीकरण 2 में तो रखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान हमें किस में रखना है? समीकरण 1 में। 2 में क्यों नहीं रखा? क्योंकि जो समीकरण 3 है उसका निर्माण ही हमने 2 से किया है, तो वापस 2 से रखने का कोई मतलब नहीं है। हमने इसको रखना है समीकरण 1 में और वहां पर जहां कहीं पर भी x लिखा हुआ है उसकी जगह लिख देंगे 4y - 24 बटे 2। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? 2 और x की जगह कितना लिख देंगे? 4y - 24 बटे में 2। ये हो गया 2x प्लस 3y और बराबर में कितना आ जाएगा? पर में आ जाएगा 11। देखना 2 से 2 कट गया तो अपने पास कितना बचा? 4y - 24 प्लस 3y = 11। अब ये माइनस का 24 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और 4y और 3y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7y और ये हो गया 11 प्लस 24। 4 और 3 को जोड़ दिया 7 हो गया और माइनस का 24 बराबर के इधर गया तो प्लस का हो गया। तो 7y बराबर कितना आ गया अपने पास? 35। तो यहाँ से y बराबर कितना लिख सकते हैं? 35 बटे में 7। और 35 में अगर 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 पंजे 35। मतलब y का मान कितना आ गया अपने पास? 5। इस y का मान आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं। तो हम y का मान रखते हैं समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण
3 में रखने पर y का मान हम रखते हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 है अपने पास x बराबर 4 और y की जगह कितना रखना है 5 माइनस 24/2। x बराबर कितना आ जाएगा 4 पंजे 20 माइनस 24/2। अब 20 में से 24 घटाना है। अब बड़ी संख्या तो माइनस की है, तो जो x का मान है वो हो जाएगा माइनस का 4/2। बड़ी संख्या माइनस थी तो माइनस आ गया, और हमेशा बड़े में से ही छोटा घटाते हैं। तो 24 में से 20 घटाया तो कितना आया 4, और बटे में कितना है 2, 2 से काटा तो x बराबर कितना आ गया अपने पास माइनस का 2। यानी x का मान आया माइनस का 2 और y बराबर कितना आया 5। ये हमने इन दोनों रैखिक समीकरणों को हल किया तो हमें वैल्यू प्राप्त हो गई। अब आगे कहा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। मतलब y बराबर mx प्लस 3 में x और y की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो आगे क्या लिखेंगे कि y बराबर mx प्लस 3 में x बराबर -2 व y बराबर 5 रखने पर, कि y बराबर जो mx प्लस 3 है उसके अंदर हमें x बराबर -2 रखना है और y बराबर 5 रखना है। तो कितना हो जाएगा, y की जगह आ जाएगा 5, y की जगह कितना रख दिया 5, फिर m और x की जगह कितना रखना है -2 और प्लस में 3। तो ये हो गया अपने पास 5 बराबर -2 और m का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -2m और प्लस का 3। ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये अपने पास आएगा 5 - 3 बराबर माइनस का 2m। प्लस का 3 था उधर गया तो माइनस में चला गया। अब 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 और बराबर में 2m। अब -2 इधर गुणा में है उधर भेजेंगे तो भाग में, तो हो जाएगा 2/-2 बराबर m। कि m बराबर कितना आया 2/-2। यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि m की वैल्यू अपने पास आई -1। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। क्या करना है कि जो y बराबर mx प्लस 3 है इसके अंदर x की जगह रख देना है -2 और y की जगह रखना है 5। वैल्यू पुट की तो y की जगह 5 लिख दिया और x की जगह -2 और प्लस में कितना था 3। ये 5 हो गया, ये माइनस का 2m हो गया, ये प्लस का 3 हो गया। प्लस का 3 उधर भेजा तो माइनस में चला गया, तो 5 - 3 2 और इधर बचा माइनस का 2m। -2 गुणा में था उधर भेजा तो भाग में, तो 2/-2 कितना आ जाएगा -1। यानी m का मान अपने पास कितना आया -1। तो हमें इन दोनों रैखिक समीकरणों को हल करना था, x और y का मान निकालना था, और वो x और y का मान हमें इसके अंदर रखना था ताकि ये वाला संतुष्ट हो जाए। पहला सवाल है अपने पास कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल है वो प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब अपने पास जो रैखिक समीकरण है हरे कृष्ण, अगला है हमारे पास कि निम्न रैखिक समस्याओं अगला है हमारे पास कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उनके हल है वो प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करने हैं। मतलब अब हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ नहीं होगा, अपने पास जो सवाल है वो भाषा के रूप में दिया होगा, वहां से हमें उसका रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा और फिर उन रैखिक समीकरणों को हमें हल करना पड़ेगा। मतलब अब हमें रैखिक समीकरण का निर्माण भी करना है और उसके बाद में उनको हल करना है। देखना, पहला सवाल है हमारे पास कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। मतलब अपने पास संख्या कितनी है 2 है, अब अंतर आ रहा है। अभी कभी संख्याओं का अगर अंतर दिया गया है तो वहां पर बात ये हुई कि एक संख्या बड़ी है और एक संख्या कैसी होगी छोटी, तभी तो वहां पर अंतर आएगा। अगर दोनों संख्याएं बराबर होगी तो वहां पर अंतर कुछ भी नहीं आएगा। संख्याओं के बीच में अंतर कब आता है, जब एक संख्या बड़ी होती है और एक संख्या छोटी होती है। अब बड़ी संख्या का मान अपने को पता नहीं, छोटी का भी मान पता नहीं है, मतलब उनके जो मान है उनको हम चर मान लेते हैं। एक को x मान लेते हैं, दूसरे को क्या मान लेते हैं y। तो हम यहां से कहते हैं कि माना बड़ी संख्या
माना बड़ी संख्या वो है अपने पास x। बड़ी संख्या क्या है अपने पास? x है। और छोटी संख्या माना छोटी संख्या, बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या क्या है? y। अब अंतर कितना दिया है? 26। अब अंतर कब आता है? जब बड़े में से छोटा घटाते हैं तब। यानी हमें यहां से x में से क्या घटाना पड़ेगा? y। और x में से y घटाएंगे तो अंतर कितना आना चाहिए? 26। यानी x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 26। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट। प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट क्या है कि बड़ी में से छोटी घटानी है तो हो जाएगा x माइनस वाई। मतलब बड़े में से छोटा घटाएंगे तो अंतर आएगा, और अंतर कितना है? 26। तो ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 1 कि x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 26। अब आगे कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब जो बड़ी संख्या होगी वो 3 गुनी कहलाएगी और छोटी वाली तो कम है। तो छोटी संख्या x है, छोटी संख्या y है, बड़ी संख्या x है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली संख्या है वो 3 गुनी है, ये वाली संख्या वो नॉर्मल रूप में है। अगर दोनों को अगर हम बराबर लिखते हैं, दोनों को क्या कर लिखना है? बराबर। तो जो नॉर्मल संख्या है इसका भी 3 गुना करेंगे, इसका अगर 3 गुना करेंगे तो वो इसके बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 गुना किया हुआ है। और वो 3 गुना किसका है? इसका। तो अगर इसको भी 3 गुना करेंगे तो वो x के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां से हम लिखते हैं प्रश्नानुसार स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड क्या है कि अगर मैं कहूं कि x बराबर y, x बराबर y, तो क्या ये बात सही है? हम पता है कि जो x है वो बड़ी संख्या है, y है वो छोटी संख्या है। अगर इनको तराजू पर रखेंगे तो वजन कहां पर ज्यादा होगा? इस और ज्यादा होगा, क्योंकि x है वो बड़ा है। हमने बीच में बराबर लाया, मतलब ये वजन है वो बराबर होना चाहिए, बिल्कुल तराजू सीधा होना चाहिए। फिलहाल ये ऐसे झुका हुआ है नीचे की ओर। अगर हमें इसको बराबर रखना है तो वजन कहाँ रखेंगे? इधर, तभी तो ये ऊपर आएगा। यानी वजन इधर रखोगे, और वजन कितना रखना है? जितना सवाल में दिया हुआ है, और सवाल में दिया हुआ है 3 गुना। कितना दिया है? 3 गुना। मतलब यहाँ पर वजन कम है तो यहाँ पर 3 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तब अपने हो जाएगा x बराबर 3 बार। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1, क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया था? 26। तो बड़े में से छोटा घटा दिया, 26 आ जाएगा। और फिर कहा गया था कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो हमने कहा कि x बराबर क्या होता है? 3y, क्योंकि y का 3 गुना करते हैं तब अपने पास क्या आता है? x आता है। मतलब बड़ी संख्या कब मिलेगी? जब छोटी का 3 गुना करेंगे। तो x बराबर क्या आ गया? 3y। अब देखना, नॉर्मली हम जो सवाल कर रहे थे उसके अंदर क्या कर रहे थे कि समीकरण 1 व 2 बन रहे थे, तो उसमें से एक समीकरण को चुनते थे और वहां से चर का मान निकालते थे। अब यहाँ पर मैं चर का मान निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x बराबर 3y पहले से ही दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर हमें तीसरे समीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम समीकरण 1 और 2 से ही काम चला सकते हैं। तो समीकरण 2 का मान हम रख सकते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान हम किस में रख रहे हैं? समीकरण 1 में। तो क्या हो जाएगा अपने पास? x की जगह लिखना है 3y, x की जगह कितना लिखना है? 3y। तो हो जाएगा 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से y गया तो 2y, 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 26/2। तो y बराबर आ जाएगा अपने पास 13। कि y का मान कितना आ गया? 13। अब इस y का मान आप चाहे तो समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में। हम y का मान रखते हैं समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान किस में रखते हैं? समीकरण 2 में। x बराबर क्या आ जाएगा? 3 × 13। तो 13 तिया कितना हो जाएगा? 39। मतलब जो बड़ी संख्या है वो कितनी आई? 39, और छोटी संख्या कितनी आई? 13। तो यहां पर लिखेंगे
बड़ी संख्या y है हमारे पास 39 और जो छोटी संख्या है y है 13। आप यहाँ से इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो अपने पास 26 आना चाहिए। मतलब 39 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 26 ही आएगा। और कहा है कि जो बड़ी वाली संख्या है वो छोटी की 3 गुनी है, तो 13 तिहाई तो 39 होता है, 39 है वो 13 का 3 गुना है। तो यहाँ से हमने जब क्रॉस चेक किया तो भी अपने पास x और y के वैल्यू समान आ रहे हैं, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 39 और छोटी संख्या हो जाएगी 13। अगला सवाल है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। अब देखना, जब सवाल पढ़ते तो लगता है केवल एक ही बात दी है और हमें रेखिक समीकरण युग्म प्राप्त करना है, मतलब दो समीकरण होने चाहिए और दो समीकरण के लिए दो बातें होनी चाहिए। जब इसको पहली बार पढ़ते हैं तो लगता है केवल एक बात दी गई है कि बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है। स्टार्ट में लिखा है दो संपूरक कोण। यहाँ से हमको पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण वे होते हैं जहां पर दो कोण का योग 90 आता है और संपूरक कोण वो होते हैं जहां पर दो कोणों का योग 180 डिग्री आता है। यानी संपूरक दिया है मतलब दोनों कोणों का योग कितना आएगा, 180 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण है अपने पास x तथा छोटा कोण वो है y। अब प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट क्या हो जाएगी अपने पास, प्रश्नानुसार स्थिति प्रथम स्थिति में कहा गया है कि दो संपूरक कोण हैं, मतलब इन दोनों का योग हमें कितना बताना पड़ेगा, 180 डिग्री। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, या डिग्री ना लगाए केवल 180 लिखे ताकि हमें अचर मान है वो मिले। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 1। यहाँ पर पीछे कारण लिख सकते हैं कि संपूरक कोणों का योग एक 180 डिग्री होता है। जो संपूरक कोण होते हैं उसका योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब प्रश्नानुसार दूसरी स्थिति लिखते हैं। दूसरी स्थिति उसके अंदर कहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, कि जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे कोण से कितना अधिक है, 18। अगर मैं लिखता हूं कि x बराबर y, कि x और y आपस में बराबर है, तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि x है वो बड़ा है, y है वो छोटा है। अगर हम बड़े और छोटे को बराबर करते हैं तो वो तो असत्य बात है, क्योंकि फिलहाल अगर इनको तराजू पर रखने जाए तो वजन कहाँ पर ज़्यादा होगा, x की ओर ज़्यादा होगा, क्योंकि x कैसा है, बड़ा है। तो फिलहाल है वो तराजू इस प्रकार से झुका होगा। बीच में हमने बराबर का निशान लगाया है, मतलब हमें वजन कहाँ रखना पड़ेगा, इस ओर y की ओर। और कितना वजन ज़्यादा रखना है, जितना सवाल में दिया है 18 डिग्री अधिक। मतलब यहाँ पर क्या करना है, 18 जोड़ देना है। अगर बोला होता कि 10 डिग्री कम तो यहाँ पर क्या कर देते, 10 घटा देते, लेकिन हमें कहा है कि 18 अधिक, अधिक करने के लिए प्लस करते हैं, कम करने के लिए माइनस, और गुणा का बात है तो गुना लिखा हुआ आएगा, तब क्या कर देना है, गुणा। अब ये दोनों तराजू पर अगर रखे जाए तो कैसे होंगे, बराबर। तो x बराबर कितना आ गया, y प्लस 18 डिग्री। यह आ गया अपने पास समीकरण नंबर 2। अब देखना यहाँ पर भी समीकरण 3 की जरूरत नहीं है, क्योंकि x का मान अपने पास निकला हुआ है, तो हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखें, मतलब जो समीकरण 1 के अंदर x लिखा हुआ है उसकी जगह में कितना लिखना है, y प्लस 18। तो हो जाएगा अपने पास y प्लस 18, x की वैल्यू आ गई, और प्लस में कितना लिखना है, y, और बराबर में 180। y प्लस y कितना हो जाएगा, 2y,
और प्लस का 18 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2y बराबर 180 में से 18 गया तो अपने पास बचा 162 डिग्री। तो y बराबर कितना आ जाएगा 162/2, यानी y का मान आया अपने पास 81। 62 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 81। तो y बराबर हम लिख सकते हैं 81 डिग्री। अब y का मान अगर हम वापस समीकरण 1 के अंदर रखें या समीकरण 2 के अंदर रखें तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम y का मान रखते हैं समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने, y का मान किसके अंदर रखते हैं समीकरण 2 में। तो x बराबर कितना आ जाएगा y प्लस 18 दिया हुआ है। x बराबर क्या होता है y प्लस 18। तो y की वैल्यू कितनी है 81 प्लस 18। 81 और 18 को जोड़ा तो कितना आया अपने पास 99 डिग्री। यानी जो बड़ा कोण है वो कितना आया है 99 डिग्री और जो छोटा कोण है वो कितना आया 81। तो लिख सकते हैं बड़ा कोण वो तो आया अपने पास 99 डिग्री और जो छोटा कोण है वो आया है अपने पास 81 डिग्री। बड़ा कोण 99 डिग्री, छोटा कोण 81 डिग्री। अब बड़े में से छोटा अगर घटाएं तो क्या हो जाएगा 99 में से 81 घटाए तो 18। मतलब ये जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है। 81 में 18 जोड़ेंगे तो 99 आएगा और साथ में अगर दोनों का योग करते हैं तो 180 आता है, क्योंकि 99 और 81 को जोड़ेंगे तो 180। क्यों? क्योंकि दोनों संपूरक कोण हैं। तो यहाँ से अपने सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट। अगला है हमारे पास कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो बल्ला है और एक गेंद है। दोनों के मान हमको पता नहीं है, तो एक को x मानना है और एक को क्या मान लेना है y। तो हमने कहा माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x तथा एक गेंद का मूल्य वो हमने लिखा y। अब देखा प्रश्नानुसार क्या बात कही गई है। प्रश्नानुसार कहा है कि कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। अब एक बल्ले का मूल्य x रुपए है। अब 2 बल्ले ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x, 3 लेने जाएंगे तो 3x, 4 लेने जाएंगे तो 4x, 5 लेने जाएंगे तो 5x, 6 लेने जाएंगे तो 6x और 7 लेने जाएंगे तो 7x। क्यों? क्योंकि जैसे एक बल्ले का हमने 1000 रुपये दिया है, अगर हमको 2 बल्ले चाहिए तो क्या करेंगे 2000 रुपये देंगे, 3 चाहिए तो 3000 और 6 चाहिए तो 6000, 7 चाहिए तो 7000। देखना एक बल्ले का मूल्य 1000 रुपये था, 7 बल्ले खरीदे तो हमने 7000 लिखा। 7000 मतलब 7 × 1000। तो वो की वो बात है कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 7 बल्लों का मूल्य क्या हो जाएगा 7 × x। तो वहां पर अपने पास आ जाएगा 7x। तो क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार 7x मतलब 7 बल्लों का मूल्य और एक गेंद का मूल्य y रुपए है। 2 गेंद कितनी हो जाएगी 2y, 3 गेंद 3y, 4y, 5 है तो 5y और 6 गेंद है तो 6y। हमें कहा है 6 गेंदे हैं तो 7 तो बल्ले हो गए और 6 गेंदे हैं। ये कितने में खरीदे हैं? ये खरीदे हैं 3800 रुपये में। अब मतलब पैसे देगा तो बैट और बॉल के मिलाकर देगा। बैट और बॉल के जो मूल्य है उन दोनों को मिलाकर टोटल रुपए कितने दिए हैं 3800। तो ये तो बैट का मूल्य और ये बॉल का मूल्य, अब दोनों को मिलाकर कितना दिया है 38। दोनों को मिलाकर दिया है, अब दोनों को मिला देना है। मिलाने के लिए क्या करते हैं जोड़ करते हैं। तो बल्ले का मूल्य बॉल का मूल्य मिलाया तो कितना आया अपने पास 3800। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 1। वैसे ही कहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी है। तो ये तो अपने पास प्रश्नानुसार स्थिति होगी फर्स्ट और प्रश्नानुसार दूसरी स्थिति।
दूसरी स्थिति क्या होगी, कहा गया कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। अब एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा 3x। एक गेंद का मूल्य y है, 5 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा 5y, और दोनों का मिलाकर उसने कितना रुपया दिया 1750। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। अब आप किसी एक समीकरण की सहायता से एक चर का दूसरे चर के रूप में मान निकाल सकते हैं। तो यहां से हम चुनते हैं समीकरण नंबर 2। आप चाहे तो समीकरण 1 भी चुन सकते हैं, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से अब ये प्लस का 5y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो अपने पास आएगा 3x बराबर 1750 माइनस 5y, और 3 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में। हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो तो सवाल के साथ में जुड़े रहना है। इस प्रकार से नहीं कि कैलकुलेशन ज़्यादा आ गई तो अब क्या इस सवाल को करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये सवाल नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। अगर कैलकुलेशन ज़्यादा होती है तो भी एक बार उस कैलकुलेशन के अंदर उतर जाना है। आप सवाल हल करोगे, कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक नहीं करोगे, आपके सवाल एकदम सही होगा। तो यहाँ से हमने x का मान कितना निकाला 1750 माइनस 5y बटे 3, ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 हमने कहाँ से बनाया है 2 से, तो समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे 1 में। समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, मतलब समीकरण 1 के अंदर जहां कहीं पर भी x है उसकी जगह कितना लिख देना है 1750 माइनस 5y बटे 3। तो ये हो जाएगा अपने पास 7, x की जगह कितना आ जाएगा 1750 माइनस 5y बटे में 3 माइनस 7, x की जगह वैल्यू रख दी, फिर 6y बराबर 3800। अब 7 का अंदर गुणा कराएं तो ये हो जाएगा 0, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 सते 49, 49 और 3 52 का 2 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12, मतलब 7 और 1750 का गुणा किया तो अपने पास कितना आया 12250 माइनस 7 पंजे 35y और बटे में कितना है 3 प्लस का 6y बराबर 3800। अब नीचे कुछ नहीं तो कितना मानना पड़ेगा 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, एलसीएम आएगा 3, 3 का भाग 3 में एक बार, 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या के साथ करें। देखना अब जो 1 का गुणा करना है वो इस पूरे के साथ में करना है, क्योंकि 3 है वो इन दोनों मान के बटे में है। तो 3 का भाग 3 में दिया एक बार, 1 का गुणा इन दोनों के साथ में करेंगे तो कुछ भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। अब 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो 3 6 18y बराबर 38। अब 3 इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में, तो 3800 के साथ में 3 का क्या हो जाएगा गुणा, ये हो जाएगा अपने पास 12250। अब माइनस का 35वां है, प्लस का 18वां है, बड़ा मान किसका है माइनस का, तो क्या आ जाएगा माइनस, और हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं, मतलब 35 में से ही 18 घटाना है, तो 35 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 17y, और भाग में 3 था इधर गया तो गुणा में चला जाएगा, तो गुणा करने पर आया 0 0 3 अठे 24 का 4 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11, मतलब 11400। अब देखना ये माइनस का 17y है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 11400 है ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो अपने पास कितना आया 12250 माइनस, ये प्लस का था उधर गया तो माइनस 11400, और ये माइनस का 17y इधर आया तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 17। अब 12250 में से 11400 घटाने हैं, अब घटाने पर अपने पास कितना आ जाएगा 600 और 250, मतलब 850। 12250 में से 11400 घटाया तो अपने पास कितना बचा 850, और बराबर में कितना आ जाएगा 17y। अब 17 इधर भाग गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 850 बटे में 17,
तो 17 का भाग देंगे तो 17 पंजे 85 होता है। तो कितना आएगा? 17 पंजे 85, 5 और पीछे 0, मतलब y बराबर कितना आया? 50। और y क्या था? गेन का मूल्य। तो गेन का मूल्य कितना आ गया अपने पास? 50। इस y का मान हम समीकरण 3 के अंदर रख सकते हैं। तो लिखा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान हम किस में रखते हैं? समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या है? x बराबर 1750 माइनस 5y बटे में 3। तो कितना आएगा? x बराबर 1750 माइनस, लिखा हुआ है 5y, मतलब 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई? 50, और बटे में कितना लिखना है? 3। तो x बराबर कितना आएगा? 1750 माइनस 50 इंटू 5, मतलब 250, और बटे में 3। अब 1750 में से 250 गए तो अपने पास आया 1500 बटे में 3। तो x बराबर 500। x बराबर कितना आ जाएगा? 500। और x क्या था अपने पास? x था अपने पास बल्ले का मूल्य। मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि जो बल्ले का मूल्य है वो कितना आया? 500। और गेन का मूल्य कितना आया? गेन का मूल्य आया अपने पास 50 रुपए। ये जो बल्ले का मूल्य है वो आया अपने पास 500 रुपए, और जो गेंद है उसका मूल्य कितना आया? 50 रुपए। कैलकुलेशन हो सकता है आपको थोड़ी ज़्यादा लगे, लेकिन इतनी भी हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। इस प्रकार के सवाल है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके सवाल के अंदर जो उनको पूछना है कि प्रतिस्थापन विधि आपको आती है या नहीं आती, वो भी उनके कन्फर्म हो जाता है। साथ में ये पता चलता है कि आपको मैथ की कैलकुलेशन किस प्रकार की आती है। तो सवाल के अंदर जो पूछना चाहता है एग्जामिनर, वो सारी बातें यहाँ पर पूरी होती है कि आपको सवाल को बनाना किस प्रकार से वो आता है कि नहीं आता, आपको उसके बाद में प्रतिस्थापन विधि आती है कि नहीं आती, उसके बाद में आपको मैथ की कैलकुलेशन किस प्रकार की आती है, वो सारी बातें उसको पता चल जाती है। तो ये सवाल एग्जाम की दृष्टि से अपने इंपॉर्टेंट है। अगला है चौथा सवाल, बड़ा ही शानदार सवाल है। कहा एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 155 रुपए। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? देखना, दो बातें लिखी गई हैं, एक नियत भाड़ा और उसके बाद में चली गई दूरी पर भाड़ा। मतलब आपको कहीं पर जाना है तो आप गाड़ी में बैठेंगे, फिर आप वो कोई दूरी तय करेंगे। अब दूरी तय करने का तो किराया आपको देना ही है, साथ में उस गाड़ी का एक फिक्स किराया है वो भी आपको देना है। मतलब ये समझ लीजिए कि वो आपको गाड़ी का देखने का ही किराया ले रहे हैं कि आपने गाड़ी को देख ली, मतलब आपको किराया देना है। आप उसके अंदर बैठ रहे हैं, मतलब आपको किराया देना है। अब आप चाहे कितना भी चले, वो दूरी के पैसे तो वो ले गई, साथ में उसका जो फिक्स किराया है वो उसको देना ही है आपको। तो दो बातें हैं, एक फिक्स किराया और एक दूरी पर किराया। मतलब जितनी यात्रा करते हैं उसका तो पैसा देना ही है, साथ में गाड़ी का एक फिक्स पेमेंट भी होता है जो आपको देना है। मतलब फिक्स पेमेंट वो कम ही रखेंगे जो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में जितनी आप दूरी चले हैं उस पर उसका जितना भाड़ा बना है वो आपको उसे देना है। तो यहाँ पर एक फिक्स भाड़ा होगा और एक चली गई दूरी पर भाड़ा होगा। तो हम कहेंगे माना नियत भाड़ा, वो हमने कितना माना है? x माना है। मतलब गाड़ी के अंदर बैठ गए तो x रुपए तो आपको देने ही है। फिर चाह रहे आप चल के थोड़ा आगे जाकर वापस उतर भी जाओगे, आप चाहे 1 किलोमीटर भी नहीं चले हैं, फिर भी आपको वो फिक्स भाड़ा तो देना ही है। उसके बाद में चली गई दूरी पर भाड़ा भी लिया जाता है। चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो कहा प्रति किलोमीटर दूरी पर भाड़ा, मतलब चलने पर जो किराया लगता है वो हमने कहा y। कि फिक्स भाड़ा है वो तो x है, उसके बाद में प्रति किलोमीटर दूरी पर जो भाड़ा लगता है वो कितना है? y। अब सवाल के अंदर क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार लिखते हैं।
प्रश्नानुसार पहली स्थिति क्या बनती है? कहा गया 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये भाड़ा है। 10 किलोमीटर की यात्रा करती हैं। अब 10 किलोमीटर की यात्रा करती हैं मतलब पहले तो गाड़ी के अंदर बैठना पड़ेगा। गाड़ी के अंदर बैठे मतलब कितना रुपया देना पड़ेगा? एक्स देना पड़ेगा। उसके बाद में हम 10 किलोमीटर चलते हैं। अब 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देते हैं? वाई। जैसे यहाँ पर हमने बल्ले और गेंद वाली बात की थी कि एक बल्ले का मूल्य एक्स रुपए है तो 7 बल्लों का मूल्य कितना हो गया? 7x। एक गेंद का मूल्य वाई रुपए है तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो गया? 6y। वो की वो बात यहाँ पर कि 1 किलोमीटर का भाड़ा वाई रुपए, तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा? 10y। कितना हो जाएगा? 10y। ये तो अपने फिक्स भाड़ा है और ये अपने 10 किलोमीटर का भाड़ा है। 10 किलोमीटर चले हैं उसका भाड़ा ये लगा है और ये गाड़ी के अंदर बैठने का ही पैसा है कि गाड़ी के अंदर बैठ गए, एक्स रुपये दे दो। उसके बाद में जितने किलोमीटर चलोगे उस हिसाब से पैसे देने हैं। तो ये गाड़ी के अंदर बैठने का किराया और ये उसके बाद में 10 किलोमीटर चलने का किराया। दोनों मिलाकर हमने कितने रुपए दिए हैं? 105। दोनों मिलाकर हमने रुपए दिए हैं। कितने दिए हैं? 105। तो ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 1। ये तो नियत भाड़ा और ये 10 किलोमीटर का भाड़ा, टोटल मिलाकर कितना दिया है? 105। उसी प्रकार से प्रश्नानुसार सेकंड स्थिति अपने पास क्या बनती है? दूसरी स्थिति क्या बनती है प्रश्नानुसार? कहा गया है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। अब 15 किलोमीटर की यात्रा करती हैं, पहले तो क्या कर दिया? गाड़ी के अंदर बैठ गए तो नियत भाड़ा तो दे दिया। उसके बाद में 15 किलोमीटर जाना है। अब 10 किलोमीटर के लिए 10y, 11 के लिए 11y, 12 के लिए 12y, 13 के लिए 13y, 14 के लिए 14y और 15 किलोमीटर के लिए 15y। तो x प्लस 15y। टोटल रुपए कितने दिए हैं? 155। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण की सहायता से आप एक चर का दूसरे चर के रूप में मान निकाल सकते हैं। तो यहां से हम चुनते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस का 10y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 105 माइनस 10y। ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 3 हमने कहाँ से बनाया है? समीकरण 1 से। तो 1 में तो मान रखना नहीं है, किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। तो समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने। समीकरण 3 का मान हम किस में रखते हैं? समीकरण 2 में। मतलब समीकरण 2 में जहाँ कहीं पर भी x लिखा हुआ है उसकी जगह लिखना है 105 माइनस 10y। तो हो जाएगा 105 माइनस 10y। x की जगह मान रख दिया और प्लस में कितना लिखना है? 15y और बराबर में कितना लिखना है? 155। अब ये माइनस का 10y प्लस का 15y, बड़ा मान किसका है? प्लस का है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 105। बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस में वैल्यू, और हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 और ये y बराबर में 155। अब 105 है, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा 155 माइनस 105। 5y बराबर कितना आ गया? 155 में से 105 घटाएंगे आएगा 50। तो y बराबर 50/5। तो y बराबर कितना आ गया? 10। और y क्या था? प्रति किलोमीटर जो भाड़ा लगता है वो, मतलब आप जितनी भी यात्रा करेंगे तो उसमें पर किलोमीटर आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 10। अब y का मान आप समीकरण 1, 2, 3 किस में भी रखें, तो हम y का मान रखते हैं समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने, y का मान किस में रखते हैं? समीकरण 3 के अंदर। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 105 माइनस 10y, और y की जगह कितना लिख देना है? 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10 100। तो x बराबर कितना आ गया अपने पास? 5। मतलब फिक्स भाड़ा कितना देना है?
फिक्स भाड़ा आपने देना है 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना देना है 10 रुपये। गाड़ी के अंदर बैठ गए मतलब 5 रुपये तो देने ही है। उसके बाद में प्रति किलोमीटर कितना रुपये देंगे 10 रुपये। अब सवाल के अंदर कहा गया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा पर भाड़ा बराबर गाड़ी के अंदर बैठना है x रुपये तो देने ही है प्लस 25 किलोमीटर की यात्रा करती हैं मतलब 25y और लगेंगे। x का मान कितना है अपने पास 5 और 25 गुणा y का मान कितना है 10। तो 5 और 25 गुणा 10 250, 250 और 5 255 रुपये। आपको टोटल 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा 255 रुपये। तो इस प्रकार से आप रैखिक समीकरणों को हल करके x और y के मान निकाल सकते हैं। अगला है सवाल नंबर 5 कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो माना कि वह भिन्न, अब भिन्न के अंदर अंश होता है हर होता है, हमें यह भी नहीं पता कि अंश के रूप में कितना है हर के रूप में कितना है। तो हम कहते हैं कि माना अंश बराबर x तथा हर बराबर क्या है y। तब भिन्न क्या हो जाएगी कि अंश x है हर y है, तब भिन्न हो जाएगी x/y। क्योंकि भिन्न कब बनती है जब उसके अंदर अंश का मान होता है और हर का मान होता है। हमने कहा कि जो अंश है उसका मान है अपने पास x तथा हर है उसका मान है y, तब अपने भिन्न आ गई x/y। सवाल में कहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। मतलब प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार अपने पास पहली स्थिति ये कहती है कि यदि अंश तथा हर में 2 जोड़े, यानी अंश के अंदर भी 2 जोड़े और हर के अंदर भी कितना जोड़े 2, तो वह भिन्न कितनी हो जाती है 9/11। अंश के अंदर भी 2 जोड़ा हर के अंदर भी 2 जोड़ा तो वो कितनी होगी 9/11। अब हमें इसका करना पड़ेगा वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 का गुणा तो ऊपर वाले के साथ और 9 का गुणा नीचे वाले के साथ। तो 11 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x प्लस 11 और x का गुणा होगा 11x, 11 और 2 का गुणा होगा तो 22 बराबर 9 और y का गुणा होगा तो 9y और 9 और 2 का गुणा होगा तो 18। अब हम क्या करते हैं कि जो संख्या वाले मान है वो तो लेके आ जाते हैं इधर और जो चर वाले मान है वो लेके जाते हैं उधर। तो हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। तो ये हो गया अपने पास 11x माइनस 9y, 18 में से 22 गया तो माइनस का, ये बन गया अपने पास समीकरण नंबर फर्स्ट। प्रश्नानुसार जब हमने इसको हल किया तो अपने पास एक समीकरण आया 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। अब प्रश्नानुसार दूसरी स्थिति क्या है अपने पास, प्रश्नानुसार दूसरी स्थिति है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। मतलब अंश के अंदर भी 3 जोड़ना है हर के अंदर भी 3 जोड़ना है तो वो कितना हो जाता है 5/6। वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 का गुणा किया तो कितना आया 6x और 6 दिया 18, 5 का गुणा किया 5y प्लस 15। अब y को उधर लेके जाए, संख्या वाला मान इधर लेके आए तो क्या हो गया 6x माइनस 5y 15 माइनस 18। तो ये हो गया 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। समीकरण नंबर 2। अब जाके अपने पास समीकरण 1 आया है और समीकरण 2 आया है। तभी जो भाषा वाले सवाल हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नॉर्मली रैखिक समीकरण युग्म होता है तो उसके अंदर समीकरण दिए जाते हैं, लेकिन जब भाषा से समीकरण बनाते हैं तो मेन अपने जो काम होता है वो समीकरण बनाने का होता है। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि जब हम सीख जाते हैं तो उसको हल करने में कोई भी समस्या नहीं आती, केवल जो रैखिक समीकरण बनाने होते हैं उसके अंदर समस्या आती है। तो वो अगर हम अच्छे से सीख जाएं तो सवाल करने के अंदर बहुत ही आसानी हो जाएगी। अपने पास समीकरण 1 आ गया है, समीकरण 2 आ गया है।
अब हम समीकरण 2 की सहायता से एक चर का मान निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, इधर बचेगा 6x और ये आ जाएगा -3 प्लस 5y। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3 प्लस 5y बटे में 6। ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 3। कि समीकरण 2 लिया और वहां से हमने x का मान निकाल दिया, माइनस का 5y था इधर भेजा प्लस में चला गया और 6 गुणा में था भाग में भेज दिया। अब इस समीकरण 3 को हमने 2 से बनाया है तो इसको समीकरण 1 के अंदर रखना है। मतलब समीकरण 1 में जहाँ कहीं पर भी x है उसकी जगह कितना लिख देंगे, -6 प्लस -3 प्लस 5y बटे में 6। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान किसके अंदर रखेंगे, समीकरण 1 के अंदर। तो अपने पास हो जाएगा 11 और x की जगह कितना लिखेंगे, -3 प्लस 5y बटे में 6 माइनस 9y और बराबर में कितना है, माइनस का 4। 11 का अंदर मल्टीप्लाई कराएं, माइनस का 33 प्लस 11 पंजे 55y बटे में 6 माइनस 9y बराबर माइनस का 4। इसके बटे में कुछ नहीं तो कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 1 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास, 1 और 6 का एलसीएम आएगा 6। अब 6 है वो -33 और प्लस का 55 इन दोनों के बटे में है, मतलब 6 का भाग 6 में दिया तो एक बार और 1 का गुणा करेंगे तो दोनों के साथ होगा, दोनों के साथ 1 का गुणा करेंगे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। -33 प्लस का 55y माइनस 1 का भाग 6 में 6 बार और 6 का गुणा 9 के साथ 6 नाम 54y बराबर माइनस का 4। अब 6 इधर भाग में है इधर जाएगा तो गुणा में, तो ये हो जाएगा माइनस का 33। 55y में से 54y गए तो y और ये आया 6 चौक 24 मतलब माइनस का 24। अब माइनस का 33 है इधर से उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस में है बराबर के उधर गया तो प्लस, इधर केवल क्या बचेगा y। तो -24 प्लस का 33, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस आ जाएगा और हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो 33 में से 24 का जाएगा तो कितना बच जाएगा अपने पास 9, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 9। इस y का मान आप समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं। हम y का मान रखते हैं समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान हम किस में रखते हैं, समीकरण 3 में। तो अपने पास x बराबर क्या आ जाएगा, -3 प्लस 5 गुणा y की जगह 9 और बटे में कितना है 6। देखना जगह का थोड़ा अभाव है, तो x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास -3 और 9 पंजे 45 बटे में कितना आ गया 6। बड़ी संख्या प्लस की है तो मान किस में आएगा, प्लस में आएगा और बड़े में से ही छोटा घटाना है, मतलब 45 में से 3 गया तो 42 और बटे में 6। तो x बराबर 42 के अंदर 6 का भाग दिया तो कितना आया 7, मतलब x बराबर कितना आया 7 और y बराबर कितना आया 9। यानी जो भिन्न होगी, भिन्न लिखी थी हमने x बटे y, यानी x का मान 7 और y का मान 9, यानी भिन्न हो जाएगी 7 बटे 9। देखना क्या ये जो मान आया है वो अपने प्रश्नानुसार सही है कि नहीं है, उसके लिए क्रॉस चेक कर सकते हैं। कहा गया है कि दोनों में 2 जोड़ दे तो वो 9 बटे 11 हो जाती है। अब 2 ऊपर जोड़े 2 नीचे जोड़े तो 7 प्लस 2 9 और 9 प्लस 2 11, मतलब 7 बटे 9 पहले प्रश्नानुसार स्थिति के सही है। दूसरा है अंश और हर दोनों में 3 जोड़े तो वो 5 बटे 6 हो जाती है। ऊपर 3 जोड़ा 10, नीचे 3 जोड़ा 12, यानी 10 बटे 12। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 बटे 6। मतलब अपने जो भिन्न आई है 7 बटे 9 वो एकदम सही है। तो आप सवाल थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से सवाल हो जाएगा।
टफ नहीं है, लेकिन समझने की चीज़ है कि अंश का मान x है, हर का मान y है, भिन्न हो जाएगी x बटे y। दो दो जोड़ने हैं, मतलब x के अंदर भी 2 जोड़ना है, y के अंदर भी जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 9 बटे 11, तो बराबर में आ जाएगा 9 बटे 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब जाके अपने पास इक्वेशन नंबर 1 आएगी। फिर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब जाके अपने पास इक्वेशन नंबर 2 आएगी। किसी एक इक्वेशन की सहायता से इक्वेशन नंबर 3 बनाओगे और उसका मान दूसरी इक्वेशन के अंदर रखेंगे, तो वहां से एक चर का मान निकलेगा और उस चर का मान आप समीकरण 1 के अंदर रख सकते हैं, 2 के अंदर रख सकते हैं, 3 के अंदर रख सकते हैं, तो वहां से दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाएगा। पास कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु का मान हमें पता नहीं है, तो एक को हम x मान सकते हैं, दूसरे को क्या मान सकते हैं y। तो हमने यहाँ पर लिखा कि माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु वो है x, कि अभी जैकब की वर्तमान आयु कितनी है x, और जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है y। जैकब की अभी फिलहाल आयु है x और उसके पुत्र की आयु कितनी है y। अब कहा गया है सवाल के अंदर के 5 वर्ष बाद, प्रश्नानुसार लिखते हैं कि पहली स्थिति क्या बोल रही है। प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति क्या बता रही है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात की गई है, मतलब अभी x वर्ष उम्र है तो 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी x प्लस 5, x प्लस 5 होगी। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी के अंदर 5x कर दे, 5x का मतलब होता है 5 गुना। अब 5 वर्ष बाद मतलब 5 अधिक है, 5 वर्ष बाद में बोला है मतलब 5 साल बढ़ जाएगी। जैसे अभी किसी की उम्र 20 साल है तो 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। कैसे? 20 के अंदर क्या किया हमने 5 जोड़ा है। तो वैसे ही जैकब की आयु अभी x वर्ष है तो 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी x प्लस 5। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 5। कहा गया 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब ऐसा नहीं केवल जैकब की आयु बढ़ेगी, उसके पुत्र की आयु भी तो बढ़ेगी। अभी उसके पुत्र की आयु y वर्ष है तो 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी y प्लस 5। ये 5 साल बाद में जैकब की आयु, ये 5 साल बाद में उसके पुत्र की आयु। क्या इनको हम बराबर लिख सकते हैं? अगर इसको हम बराबर लिखते हैं तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जैकब की आयु है और ये उसके पुत्र की आयु है। जैकब की आयु ज़्यादा होगी, उसके पुत्र की आयु कम होगी। अगर इनको तराजू पर रखे तो फिलहाल तराजू है वो इधर झुका होगा जैकब की और ये झुका हुआ होगा। अगर इसको बराबर करना है तो मैं वजन y की ओर रखना पड़ेगा, और y की ओर कितना वजन रखेंगे जितना सवाल के अंदर कहा गया है। सवाल के अंदर क्या कहा है 3 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3 गुनी। मतलब यहां पर हमें क्या कर देना है 3 का गुणा कर देना है कि जो x प्लस 5 है वो y प्लस 5 का 3 गुना है। तो हम y प्लस 5 को ही 3 गुना कर देते हैं, तब तो वो x प्लस 5 के बराबर आ जाएगा। कि जब हम उसके पुत्र की आयु को 3 गुना करेंगे तब दोनों की आयु क्या हो जाएगी बराबर। तो इसको हल करते हैं, कितना आता है अपने पास x प्लस 5 बराबर 3 गुना y, 3y और 3 पंजे 15। चर उधर भेजते हैं, संख्या इधर लाते हैं। x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5। x माइनस 3y बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 10, और ये बन गया अपने पास समीकरण नंबर 1। वैसे ही हम लिखते हैं प्रश्नानुसार स्थिति सेकंड। दूसरी स्थिति के अंदर कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 साल पहले की बात कही है कि अभी x वर्ष है तो 5 साल पहले कितनी होगी। जैसे किसी की उम्र अभी 20 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी 15 होगी। कैसे आई 15? 20 में से 5 घटाया तब क्या करेंगे कि अभी अगर x वर्ष है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी x माइनस 5। पहले की बात कहे तो घटा देना है, बाद की बात कहे तो जोड़ देना है। तो 5 वर्ष पूर्व की बात कही है, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी थी x माइनस 5, तो उसके पुत्र की आयु भी कितनी होगी y माइनस 5। उसके पुत्र की अभी y वर्ष उम्र है, 5 साल पहले कितनी थी y माइनस 5। वापस क्या इनको बराबर कह सकते हैं?
अब 5 साल पहले कहे या 5 साल बाद में कहे, 10 साल पहले कहे, 10 साल बाद में कहे, अब जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु से तो अधिक ही रहेगी। यानी अभी भी इसको अगर तराजू पर रखे तो वजन किस और ज्यादा होगा, x माइनस 5 की ओर। यानी जैकब की आयु ज्यादा है, उसके पुत्र की आयु कम है, तो वजन इधर रखना पड़ेगा। कितना वजन रखेंगे, जितना सवाल के अंदर कहा गया है। सवाल के अंदर कहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब वजन इधर कितना रखना है, 7 के गुणा वाला। तो 7 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी 5 साल पहले जैकब के पुत्र की जो आयु थी उसका 7 गुना करेंगे, तब जाके 5 साल पहले जैकब की आयु निकलेगी। तो हमने लिखा x माइनस 5 और इधर लिखा y माइनस 5, दोनों बराबर नहीं थे, वजन इधर ज्यादा था। इधर वजन बराबर रखने के लिए कुछ रखना पड़ेगा। कितना रखेंगे, जितना सवाल में दिया जाएगा। सवाल में कहा है 7 गुना, तो 7 का क्या कर दिया, गुणा। तो ये हो गया अपने पास x माइनस 5, 7 का अंदर गुणा कराया तो 7y और 7 पंजे 35। संख्या वाला मान इधर रखना है और चर वाला मान उधर, तो हो जाएगा x माइनस 7y, ये माइनस का 35 और प्लस का 5, तो x माइनस 7y, माइनस 35 और प्लस का 5, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का निशान, और हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो 35 में से 5 गया तो 30। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप चाहे समीकरण 1 से x का मान निकाले या समीकरण 2 से। अब मान निकालते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने क्या किया कि जो माइनस का 3y था उसको लेके आए इधर, तो x बराबर क्या हो गया, 10 प्लस 3y। माइनस का 3y था, बराबर कितना आया तो प्लस का हो गया, तो हो गया 10 प्लस 3y। अब समीकरण 3 हमने 1 से बनाया है, तो इसको मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 3 का मान 2 में रखने, समीकरण 3 का मान किस में रख रहे हैं, 2 में। मतलब समीकरण 2 के अंदर जहां पर x लिखा हुआ है उसकी जगह लिखना है 10 प्लस 3y, तो हो जाएगा 10 प्लस 3y, x की जगह वैल्यू लिख दी। फिर माइनस में कितना लिखना है, 7y, और बराबर में कितना लिखना है, माइनस का 30। अब ये प्लस का 10 इधर जाएगा तो माइनस का, और 3y में से 7y जाएगा, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस आ जाएगा, और बड़े में से ही छोटा घटाते हैं, तो 7 में से 3 गया तो 4 और पीछे y, ये माइनस का 30 और प्लस का 10 था, इधर आया तो माइनस का 10। मतलब यहाँ पर घटा कर लिख दिया हमने माइनस का 4y, और 10 को इधर भेजा तो ये 10 पे चला गया माइनस में, तो आएगा माइनस का 4y बराबर माइनस का 40। माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर 40 बटे क्या, बराबर कितना आ गया, 10। y का मान अपने पास कितना आ गया, 10। अब y क्या था, जैकब के पुत्र की आयु। तो जैकब के पुत्र की आयु कितनी आई, 10 वर्ष। तो y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 2 3, जिसमें चाहे रख सकते हैं। तो हम y का मान रखते हैं समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर कितना लिखा हुआ है, 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 10, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 10 30, 30 और 10 40। x का मान कितना आ गया, 40। यानी लिख सकते हैं कि जैकब की आयु वो तो है अपने पास 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु वो है 10 वर्ष। देखना, अब इसको क्रॉस चेक करते हैं कि हमने जो उत्तर निकाला वो सही है या नहीं है। सवाल के अंदर कहा गया कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद में इनकी उम्र कितनी होगी, अभी 40 है, 5 वर्ष बाद में ये हो जाएगी 45 और ये हो जाएगी 15। यानी 45 है वो 15 का कितने गुना है, 3 गुना है। सही बात है। और क्या कहा गया, 5 साल पहले, अभी ये 40 है तो 5 साल पहले कितना था, 35, और ये कितना था, 5। तो 35 है वो 5 का कितने गुना है, 7 गुना है। मतलब हमने जो मान निकाला है वो मान सही है कि जैकब की आयु हो जाएगी 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु हो जाएगी 10 वर्ष। तो इसके साथ ही अपने प्रश्नावली 3.2 है वो यही पर समाप्त होती है। हमें आशा है कि आपको इसके सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो
तो आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सवाल सिंपल है, मेथड सीखना है, और भाषा वाले सवाल है वो अच्छे से ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इक्वेशन बनाई जाती है। अगर आप भाषा के जो सवाल है उससे इक्वेशन बनाना सीख गए तो आपको सवाल हल करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। हम आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और हमारे चैनल रावली पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।